दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान 3 का रोवर जब साउथ पोल पे चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा, तो जहां हमारा देश हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा था, हमारे देश में खुशियां ही खुशियां थी चारों तरफ। हमारे देश की तकनीकी को दुनिया मान्यता दे रही थी। वहीं हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी बुद्धि के लोग थे जिनको इस बात पे काफ़ी हैरत हो रही थी। उनका कहना था कि चंद्रयान 3 जो मिशन था, इस मिशन से आम जनजीवन को क्या फ़ायदा होने वाला? इस आम जनजीवन की जो समस्याएँ हैं, क्या वो समस्याएँ इससे ख़त्म हो जाने वाली हैं? ऐसे तमाम तरीके के कुतर्क बताए जा रहे थे। अर्थात चंद्रयान 3 के मिशन की जो एक खुशी थी, जो उसका एक देश में यूनिटी होने की एक वजह बन रही थी, उस वजह को तोड़ने का कहीं न कहीं प्रयास किया गया। तो ऐसे लोगों को तो अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये हम और आपको तय करना है कि हमें ऐसे लोग चाहिए हैं या हमें वैसे लोग चाहिए जिन्होंने अपनी सोच के साथ, अपनी सकारात्मक सोच के साथ देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने टीम का नाम रोशन किया है, अपने संगठन का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपनी तकनीकी के बल पे उन्होंने दुनिया में एक अलग जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये तो आप तय करिएगा, हम बात इस पे नहीं कर रहे हैं। हम बात इस पे कर रहे हैं कि हाँ, ये ज़रूर है कि इससे देश के आम जनजीवन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल सत्य बात है। देश के आम जनजीवन की जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ तो बनी ही रहेंगी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी योजनाएँ चल रही हैं। उन योजनाओं के तहत ही देश की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये चंद्रयान 3 मिशन को किया ही क्यों गया? सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 मिशन की उपयोगिता अगर कुछ नहीं थी, तो दुनिया इस पे निगाह टिकाए क्यों खड़ी थी? दुनिया में इस बात को लेके उत्सुकता क्यों थी कि भारत अब चाँद पे पहुँचने वाला है, भारत चाँद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश है। दुनिया की निगाह इस बात पे क्यों थी? सवाल उठता है कि चाँद पे जब भारत अपना पैर रखा, अर्थात चाँद पे जब हम चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंड करवाए, तो पाकिस्तान की उत्सुकता भारत की तकनीक के क्षेत्र में क्यों पैदा हो गई? ये सब सवाल हैं, इसके जवाब ढूँढने चाहिए। 1962 से लेकर के और 2008 तक स्पेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसर्च किए गए, बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अर्थात ये जो फेज़ था, इस फेज़ में सबसे ज़्यादा स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ऐसे-ऐसे देश भी इस क्षेत्र में कूदे, जो स्पेस के बारे में इससे पहले कुछ नहीं जानते थे। मैं बात कर रहा हूँ अरब देशों के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के कुछ गिने-चुने देशों के बारे में, जिनका स्पेस के क्षेत्र में इससे पहले कोई तजुर्बा नहीं रहा है। स्पेस में इससे पहले उनका ना कोई इतिहास रहा है, ना कोई ऐसा काम रहा है जिसके बिना पे कहा जा सके कि नहीं, वो ये काम करने के योग्य थे। लेकिन उन्होंने भी इसमें शामिल होना स्वीकार किया। उन्होंने भी इस फील्ड में अपने हाथ आजमाए। वो अलग बात है कि उनको सफलता नहीं मिल पाई। कुछ लोग कह रहे थे कि अमेरिका ने इतने सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिए, अमेरिका ने तो चाँद में अपने यात्री भी भेज दिए। चाइना इतनी बार कर चुका है, रसिया इतनी बार कर चुका है, उनको क्या फ़ायदा हुआ? दोस्तों फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि उनकी तकनीक की विश्वसनीयता बढ़ी है। उनके लोगों के जो वैचारिक एक जो जो दुनिया में वैचारिक लड़ाई हो रही है, कहीं न कहीं वैचारिक लड़ाई में वो सर्वश्रेष्ठता स्थापित किए हैं। ये फ़ायदा हुआ है। आपको पता होगा कि स्पेस के फील्ड में सबसे ज़्यादा तकनीक को कोई अगर देश एक्सपोर्ट करता है अपने देश से, तो वो अमेरिका है। क्रमशः आप देखेंगे तो अमेरिका, रसिया, चाइना ऐसे देश आते हैं।
जो महंगी कीमतों पे, मुंह मांगे कीमतों पे अपने अपने टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो देश में पैसा आता होगा वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा किस पे खर्च होता है? क्या वो पैसा जो सोशल प्रोग्राम होते हैं उस पे खर्चा नहीं होता? क्या जब कोई इंडस्ट्री डेवलप करती है तो वहां के लोगों को फायदा नहीं होता? लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता? क्या वैसे इंडस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर परिवार के ही लोग जाते हैं काम करने? नहीं, उसमें सारे लोग जाते हैं और उस कमाए गए पैसे से अपने देश में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अल्टीमेटली अपने स्टेट का डेवलपमेंट किया जाता है। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों तरीके का उन्नति होती है, तीनों तरीके का डेवलपमेंट होता है। आप देखिएगा तो चाइना स्पेस प्रोग्राम से बिलियन यूएस डॉलर में पैसे कमा रहा है। रसिया की स्थिति यही है, अमेरिका की स्थिति यही है। क्या भारत ये नहीं कर सकता? और जब जब तकनीक के विश्वसनीयता की बात आएगी तब तब भारत का भी नाम लिया जाएगा। ये है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और उस सफलता के ये हैं मायने। हमारे देश की युवा पीढ़ी स्पेस के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, स्पेस के फील्ड में अपना कैरियर बनाने को सोचेगी। हम मानते हैं कि इसरो या भारत में हर वो स्टूडेंट के लिए विकल्प नहीं है। यही वजह होता है कि हमारे यहाँ ब्रेन का ड्रेन होता है। लेकिन जब ब्रेन का ड्रेन होता है तो उससे भी हमको एक फ़ायदा मिलता है। हालांकि देखा जाए तो इससे भी हमको दो फायदे मिलते हैं। इकोनॉमिकल फ़ायदा भी मिलता है और भारत के हिसाब से देखें तो इसका डिप्लोमेटिक भी फ़ायदा मिलता है। जब भारत के लोग एनआरआई बन के किसी देश में जाते हैं तो वहाँ से वो पैसे भेजते हैं। मैं आसान भाषा में कह रहा हूँ, पैसे भेजते हैं। वो पैसे अपने परिवार के लिए भेजते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भेजते हैं। वो बराबर अपने देश में आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, इसमें भी वो लोग पैसे खर्चा करते हैं। इससे हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व है वो फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी होती है। हमारे देश की जो करेंसी है वो करेंसी जो होती है वो बैलेंस होती है। आप बार बार पेपर में पढ़ते होंगे कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले चढ़ा, भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिरा। तो इसमें चढ़ाने का वो लोग काम करते हैं, अर्थात रुपए की स्टेबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी रहती है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा उन्हीं का योगदान है, लेकिन ये जरूर है कि उनका भी 5%, 10%, 15% जो भी है उनका भी योगदान है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आती है डिप्लोमेटिक रिलेशन की। दोस्तों, आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी भी देश में तो वहाँ उस देश में स्पेशल भारतीय समुदाय की एक मीटिंग होती है। वो भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री जी से मिलने आते हैं, वो अपनी भारतीयता दिखाते हैं, वो भारतीय झंडे के साथ आते हैं, वो पूरे रीति रिवाज हमारा जो एक कल्चर है अपना, उस कल्चर में वो लोग ढल के आते हैं और मिलते हैं। इससे एक संदेश जाता है, उस देश में संदेश जाता है जिस देश में हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ रहते हैं। उस देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव बनाते हैं। अब देखेंगे अमेरिका में पिछले साल से ही मैं अगर बात करूं कि पिछले 2 बार से वहाँ भारतीय
समुदाय के व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की होड़ में हैं, और ये निश्चित है कि एक न एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति बनेगा। आप ब्रिटेन को देख लीजिए, आप गुप्ता ब्रदर्स के बारे में आप सुने होंगे, आप अगर न्यूज़ में अगर सुने होंगे, गुप्ता ब्रदर्स, जो जैकब जुमा आपने नाम सुना होगा, जो राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के, डायरेक्ट उनके साथ उनकी मीटिंग होती थी। ये गुप्ता ब्रदर्स कहीं और के नहीं थे, ये गुप्ता ब्रदर्स हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर, वहीं कानपुर के रहने वाले थे। इतनी महान हस्ती, वो पॉलिसी को अपने फेवर में बनवाते थे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट अपने तरीके से करवाते थे। इतनी महान हस्ती, आप गैबन, जमाइका, ट्रिनिदाद टोबैगो, मेडागास्कर, जिबूती, आप ऐसे छोटे छोटे देश में जाएंगे तो वहां भारतीय समुदाय बहुतायात में रह रहे हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया है? वहां की सरकारें भारत के अगेंस्ट में जाके कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले पाती हैं? ऐसा नहीं है कि चाइना का उन पे दबाव नहीं बनता, अमेरिका का उन पे दबाव नहीं बनता, लेकिन वहां की सरकारें भारत के अगेंस्ट में जाके ना यूएनओ में वोटिंग कर पाती हैं, ना कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास करवा पाती हैं, या रिजोल्यूशन पास के क्रम में वो अपना बहुमूल्य वोट कर पाती हैं जो भारत के अगेंस्ट में हो। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भारत का ये जो ब्रेन है ना, जो ड्रेन करके वहां गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव उस सरकार पे जमाए रखा हुआ है। इसको गलत वे में नहीं लेना है, क्योंकि भारत की ऐसी कोई नीति नहीं है, ना भारत की ऐसी नियति है कि किसी भी देश में जाकर के वहां के लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दे, वहां के संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को अनियोजित तरीके से वहां दोहन करके वहां के लोगों को उनके हाल पे छोड़ करके सब कुछ वहां से लेके अपने देश में आ जाए। भारत की ये बिल्कुल न नीयत है, न ऐसी भारत की कोई पॉलिसी है। और अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो भारत के इतिहास में भी ऐसे एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। भारत ने हमेशा दिल खोल के दूसरों को दिया है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, कभी किसी पे कुछ थोपा नहीं है। ये जो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम की एक थियरी चलती है, साउथ एशिया में थियरी चलती है, जो चाइना ने मनगढ़ंत तरीके से एक थियरी बना रखी है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भारत हर अपने छोटे पड़ोसी देशों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, उनको धीरे धीरे अपने में समायोजित कर लेना चाहता है। ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल अतार्किक है। भारत ने इसके बारे में कई बार स्पष्टीकरण दिया है। पहला मुखर जो विरोधी देश था भारत का, स्पेशली बिग ब्रदर सिंड्रोम के नाम पे, या इस तथ्य को जो सबसे ज्यादा देश अपने दिमाग में बैठा के रखा था और भारत के हितों के अनुकूल काम कर रहा था, वो देश था श्रीलंका। आज श्रीलंका की स्थिति आप देख लीजिए। पाकिस्तान तो अघोषित दुश्मन है, हालांकि भारत पाकिस्तान को दुश्मन मानता भी नहीं है, क्योंकि दुश्मन भी अपने लेवल का हो तो अच्छा है। दुश्मन की तरह लगना चाहिए, दुश्मन बेटे की तरह नहीं लगना चाहिए। पाकिस्तान तो भारत से निकला हुआ एक छोटा सा बेटा है, अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अब ये समय बताएगा कि वो कब बड़ा होगा, या बड़ा होने से पहले ही बाप बेटे को बुला लेगा अपने पास। बात म्यांमार की देखिए, म्यांमार भी कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी जो थियरी है, उस थियरी से प्रभावित है। आज म्यांमार की स्थिति भी देख लीजिए कि वहां लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके वहां तानाशाही शासक जो है आज शासन कर रहा है। ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे जो देश हैं, भारत के आसपास जो देश हैं, जो देश इस थियरी को माने हैं, उन देशों की स्थिति आज बद से बदतर है, और कहीं ना कहीं वो फिर भारत से संबंधों को मजबूती देना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चंद्रयान 3 मिशन की जो सफलता है, इस पे भारत को क्यों इतराना चाहिए, इस पे भारतीय
आम जनजीवन को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या फायदे हैं। दोस्तों, पहले कहा जाता था किसान का बेटा जवान बनता था। अब ये धारणा सही नहीं है। अब ये कहावत भी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि किसान का बेटा इंजीनियर बन रहा है, किसान का बेटा साइंटिस्ट बन रहा है, किसान का बेटा बहुत बड़ा प्रशासनिक अफसर बन रहा है और किसान का बेटा बहुत बड़ा राजनेता भी बन रहा है। क्योंकि किसान जब दिन भर मेहनत करके जाता है अपने घर में, पसीने से लथपथ उसकी शरीर होती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दुखी चेहरा बना के जब वो घर जाता है, चेहरे पे उसके जब बहुत सारी छाइयाँ दिखती हैं, तो उसका बेटा देखता है, उसको बड़ा प्रेरित होता है, उसको कुछ करने की ललक होती है। थक हार के जब किसान घर जाता है तो वो यूं ही सो नहीं जाता, वो अपने बेटे को अपने दिन भर की स्थिति से अवगत कराता है। तो उसका बेटा कहीं ना कहीं दृढ़ प्रतिज्ञा लेता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इस काम में नहीं आना। वो इस काम की उपेक्षा भी नहीं करता, लेकिन ये आश्वस्त भी अपने आप को करता है कि मुझे इस काम में तो नहीं जाना, मुझे कुछ ऐसी जगह पे जाना है, ऐसे काम को करना है जिससे हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें बदलाव आ जाए। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि देश में आईएएस बनने वाले, देश में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने वाले जो अभी यूथ हैं, जो आगे चल के जिनको दुनिया और देश जानेगा, ये लोग किसान परिवार से आते हैं, ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये लोग न बड़े घरों में रहते हैं, ये लोग न बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये लोग न महंगे सामानों का उपभोग करते हैं, बल्कि ये लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं। दोस्तों, मैंने जब इसरो प्रमुख को मैंने देखा, उनकी सादगी का मैं कायल हो गया। इससे पहले भी जो इसरो के प्रमुख थे, सोमनाथ जी, सॉरी माफ़ करिएगा, के सिवन जी, सोमनाथ जी तो अभी हैं, के सिवन जी, उनकी भी सादगी देखते बनती थी। अर्थात मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जब इतने बड़े पदों पे जाते हैं तो ये अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते। जहां उनको व्यवहार करना है वहां व्यवहार करते हैं, लेकिन ये अपने मूल से जुड़े रहते हैं, अपने मूल को समझते हैं, अपने मूल के अनुसार ये लोग काम करते हैं। उनकी जो पारिवारिक नैतिकता होती है उस नैतिकता के साथ वो लोग चलते हैं। यही वजह है दोस्तों कि जब एक किसान परिवार का बच्चा जब कलेक्टर बनता है तो अपनी कुर्सी पे सबसे पहले वो अपने बूढ़े माँ बाप को बैठाता है, न कि खुद वो कुर्सी ग्रहण करता है। ये काफ़ी भावुक कर देने वाली तस्वीर होती है, लेकिन काफ़ी मीनिंगफुल तस्वीर होती है। तो चंद्रयान 3 की जो सफलता है, इससे कहीं ना कहीं ऐसे परिवार के बच्चे जो काफ़ी जिज्ञासु हैं, काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी लगनशील हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज मिलेगा, कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलेगी और वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाने का सोचेंगे, उसमें काम करेंगे और वो सफल होंगे। इससे हमारी जो संस्था है, आज एक संस्था है, कल को 2 संस्था बनेगी, परसों 3 संस्था बनेगी, आगे ऐसे न जाने कितनी संस्थाएं बनेंगी। उस संस्थाओं के एक्सपेंशन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेंगे। इससे इनकी सामाजिक स्थिति तो सुधरेगी ही सुधरेगी, इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और इनके थ्रू कई लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्योंकि जब ऐसे परिवार से जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अकेले अपने आगे नहीं बढ़ते, तो कई लोगों को लेके आगे बढ़ते हैं, कई लोगों की सामाजिक स्थिति को उत्थान करते हैं, कई लोगों की आर्थिक स्थिति का उत्थान करते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। हमारी देश
हमारा जो देश है, हमारी देश की जो तकनीकी है, उसका भारी मात्रा में निर्यात होगा। अभी जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कुवैत है, दोहा है, कतर है, ओमान है, ऐसे देश जो स्पेस के फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेस के फील्ड में कहीं ना कहीं अपनी जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो भारतीय तकनीक के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। वो इसको पाना चाहेंगे। रीज़न है क्योंकि चाइना मुँह मांगे कीमत पे अपनी तकनीक को बेचता है। अमेरिका की स्थिति वही है, रसिया की स्थिति वही है, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है भारत के मुकाबला में। तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो नो डाउट इसका जो मार्केट प्राइस होगा वो भी कम होगा। तो कोई भी देश किसी भी तकनीक को जब खरीदना चाहता है तो वो 2-3 बातें ध्यान में रखता है, जिसमें सबसे पहला चीज ध्यान में रखा जाता है उसकी गुणवत्ता, अर्थात उसकी क्वालिटी। सेकंड, उसकी एक्यूरेसी, और थर्ड में देखा जाता है उसका प्राइसिंग। दोस्तों, नो डाउट कि क्वालिटी के मामले में कोई भी देश अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव इशू होता है। और एक्यूरेसी में भी कोई देश समझौता नहीं करेगा। तो ये दो चीजें तो आपको चाइना से भी मिल जाएंगी, अमेरिका से भी मिल जाएंगी, रसिया से भी मिल जाएंगी। लेकिन तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्राइसिंग की, जो भारत का चंद्रयान 3 का जो एक्चुअल उसका जो प्राइस था, जिस प्राइस में ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो 615 करोड़ रुपए थे। ये इतने ही पैसे हैं जितने में एक बॉलीवुड की मूवी बन जाती है, अर्थात माफ करिएगा, हॉलीवुड की मूवी बन जाती है। हॉलीवुड की कुछ कुछ मूवियां तो 800 करोड़ 900 करोड़ में बनती हैं, और सोचिए भारत का इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना विश्वसनीय प्रोग्राम और इतना एक्यूरेटेड प्रोग्राम ओनली 615 करोड़, 5000 करोड़ 6000 करोड़ में ये प्रोग्राम को पूरा अंजाम दिया जाता है अमेरिका, चाइना, रसिया में। तो भारत अगर 615 करोड़ में ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो भारत अगर इसमें 615 करोड़ रुपए और ऐड करके अगर उसको 1250 करोड़ रुपए में भी बेचे, तो भारत को जितना फायदा लेना चाहिए भारत उतना फायदा भी ले लेगा, और भारत की तकनीकी का प्रसार भी होगा, और भारत की जो एक रिलायबल स्टेटस है वो भी अपनी बरकरार रहेगी। उससे जो फायदा होगा भारत के डेवलपमेंट में, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। पहले उस संस्था के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा जिस संस्था के माध्यम से ये चीज़ें सफल हो पाई हैं, और फिर जो पैसे एक्स्ट्रा होंगे उन पैसों को डाइवर्ट किया जाएगा R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में, और बहुत सारी योजनाओं में ऐसी योजनाएं चलाई जाएंगी जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा भागीदार होंगी, सहभागी होंगी। तो आप बिल्कुल किसी के गलत प्रभाव में ना आकर के आप भी चंद्रयान 3 की जो सफलता का जश्न जो देश मना रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो चंद्रयान 3 का जो रोवर जहां पे लैंड किया है, उस जगह को शिव शक्ति का नाम दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में देश जहां जश्न मना रहा है कि हम धीरे धीरे चांद पे भी पहुंच गए, धीरे धीरे चांद पे हमने अपने ईश्वर को भी स्थापित कर दिया, हमने वहां पे तिरंगा भी लहरा दिया। इस जश्न में आप भी भागी बनिए, इस जश्न में आप भी शामिल होइए, और इस कदर इस जश्न को मनाइए कि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, और आगे चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 मिशन हो, 5 मिशन हो, गगनयान, अभी गगनयान पे हम लोग काम कर रहे हैं, आदित्य L1 पे काम कर रहे हैं, जो एक सूर्य का प्रोग्राम है।
उसमें हमारी जनरेशन जो है पार्टिसिपेट करे। ये काफी गौरव की बात है। ये काफी फक्र होगा कि जब आपके कारनामे से, आपके बेटे के कारनामे से, आपके समाज के बच्चे के कारनामे से देश का सीना चौड़ा होगा। जरा सोच के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका खून बहुत तेजी से आपकी नसों में दौड़ने लगेगा। आप जरा सोच के देखिए। और दोस्तों, जब एक फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी बस वहीं तक सीमित रह जाती है। उस टेक्नोलॉजी का प्रभाव दूसरे फील्ड में भी पड़ता है। आज हमारा देश जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी वीडियो आते हैं, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जहाँ परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, वहाँ पे कई जगह बाढ़, कई जगह सूखे, कई जगह तटबंधों में प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो इन समस्याओं से भी निजात हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूर्वानुमान की जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जो हम सटीक मौसम का पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे हैं। हम क्षेत्रीयता के आधार पर सही पूर्वानुमान करने में अभी भी कहीं ना कहीं हमारी सीमा है। उन सीमाओं से भी हम निजात पा सकते हैं। अर्थात हम एक एक जिले का पूर्वानुमान कर सकते हैं कि फला जिले में कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, कितना टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर नहीं होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी। इस बात का भी हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल होते जा रही है। डिजिटल होना अपने आप में अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इस संदर्भ में है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपने दुष्परिणाम भी हैं। फ्रॉड बढ़ गया है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, फेक मैसेजेस बहुत तेज़ी से स्प्रेड करवा के दंगे समाज में करवाए जा रहे हैं। समाज में अवांछित गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। समाज में महिलाओं को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं के साथ लोग संबंध में रहते हैं, संबंधों के दौरान कुछ ऐसे अश्लील वीडियो बना लेते हैं, अश्लील फोटो बना देते हैं, फिर उसका वो संबंध विच्छेद होने के बाद उसका प्रसार कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए तकनीक का उन्नत होना बहुत ज़रूरी है। जो ये चंद्रयान-3 मिशन की जो सफलता है, जो इसका उत्साह है, वो बाकी फील्ड में काम करने वाले लोगों को प्रेरित करेगा और उनको उत्साहित भी करेगा, और वजह देश आगे बढ़ेगा। हम सब सुरक्षित होंगे, हम सब खुशहाल होंगे, हम सब की परेशानियां धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म होती जाएंगी। हम फिर किसी नए राह पे चल देंगे, एक ऐसा राह जो हमें शांति की तरफ ले जाएगा, हमें उन्नति की तरफ ले जाएगा, और हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो निर्धारित किया गया है, उस SDG गोल को पाने में भी हम समय रहते सफल हो जाएंगे। नमस्कार।